स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। 19वीं सदी के भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया तथा इसमें तर्कवाद और स्वतंत्र विचार पर जोर दिया गया। 2. ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा और जाति आधारित भेदभाव का विरोध किया। 3. वहाबी आंदोलन एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जिसने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और इस्लामी सिद्धांतों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यंग बंगाल आंदोलन 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल में एक सामाजिक सुधार आंदोलन था। इसका नेतृत्व कोलकाता के हिंदू कॉलेज के शिक्षक हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने किया था। इस आंदोलन को डेरोजियन के नाम से भी जाना जाता था। इसने तर्कवाद, स्वतंत्र सोच और धार्मिक परंपराओं के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया, अतः कथन एक सही है। ब्रह्मो समाज वर्ष 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित एक प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। इससे मूर्ति पूजा, जाति भेदभाव का विरोध किया और एकेश्वरवाद पर जोर दिया, अतः कथन 2 सही है। रायबरेली के सैयद अहमद द्वारा स्थापित वहाबी आंदोलन एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जिसका उद्देश्य गैर इस्लामी प्रथाओं को समाप्त करके इस्लाम को शुद्ध करना था। इसका रुख ब्रिटिश विरोधी भी है, अतः कथन 3 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कोर मुद्रास्फीति के तहत खाद्य एवं ईंधन जैसी अस्थिर वस्तुओं को छोड़कर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को मापा जाता है। 2. ऊपर मुद्रास्फीति से तात्पर्य सरकार की ओर से किसी भी दमनात्मक उपाय के बिना मूल्य स्तरों में वृद्धि होने से है। 3. आधार प्रभाव किसी चर की वृद्धि दर में विकृति है जो पिछले वर्ष की समान अवधि में असामान्य रूप से उच्च या निम्न मूल्य के कारण होती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कोर मुद्रास्फीति के तहत खाद्य एवं ईंधन जैसी अस्थिर वस्तुओं को छोड़कर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को मापा जाता है, अतः कथन 1 सही है। ऊपर मुद्रास्फीति से तात्पर्य सरकार की ओर से किसी भी दमनात्मक उपाय के बिना मूल्य स्तरों में वृद्धि होने से है, अतः कथन 2 सही है। आधार प्रभाव किसी चर की वृद्धि दर में विकृति है जो पिछले वर्ष की समान अवधि में असामान्य रूप से उच्च या निम्न मूल्य के कारण होती है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसके दौरान राज्य कार्यकारिणी को बर्खास्त कर दिया जाता है तथा राज्य विधानमंडल को या तो निलंबित कर दिया जाता है या भंग कर दिया जाता है। 2. इसके प्रभाव में बने रहने की अधिकतम 3 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है। 3. इसकी घोषणा या इसे जारी रखने का अनुमोदन करने वाला संसद का प्रत्येक प्रस्ताव केवल विशेष बहुमत से ही पारित किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान के भाग 18 में शामिल अनुच्छेद 355 और 356, अनुच्छेद 352 से 360 तक ने आपातकाल के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिकाओं को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 356 इसके तहत केंद्र किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने या व्यवधान या अवरोध की स्थिति उत्पन्न होने पर राज्य सरकार के कार्यों को अपने अधीन ले लेता है। इसकी घोषणा तब की जा सकती है जब किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार ऐसे कारणों से नहीं चल पा रही हो जिनका युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से कोई संबंध न हो। इसके संचालन के दौरान राज्य कार्यकारिणी को बर्खास्त कर दिया जाता है और राज्य विधानमंडल को या तो निलंबित कर दिया जाता है या भंग कर दिया जाता है, अतः कथन 1 सही है। इसके प्रभाव में बने रहने की अधिकतम अवधि 3 वर्ष निर्धारित की गई है, अतः कथन 2 सही है। संसद में इसकी घोषणा या इसके जारी रहने को मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव केवल साधारण बहुमत से ही पारित किया जा सकता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है तिस्ता नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत और बांग्लादेश से प्रवाहित होने वाली ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। 2. यह नदी सिक्किम के चुनथांग के निकट हिमालय से निकलती है तथा बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले पश्चिम बंगाल से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। तीस्ता नदी। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है कि एक सहायक नदी है जो भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है, अतः कथन 1 सही है। ये सिक्किम के चुनथांग के पास हिमालय से निकलती है तथा बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले पश्चिम बंगाल से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, अतः कथन 2 सही है। मूलतः यह नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई सीधे पद्मा नदी बांग्लादेश में गंगा की मुख्य धारा में मिल जाती थी, लेकिन वर्ष 1787 के आसपास नदी ने अपना मार्ग बदल लिया तथा पूर्व की ओर बहने लगी और जमुना नदी में मिल गई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का उद्देश्य सूक्ष्म, मध्यम और बड़े उद्योगों को कवर करना है तथा मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए 5 प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। 2. यह स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण को समर्थन देगा तथा इसका उद्देश्य घरेलू मूल्य संवर्धन में सुधार लाना तथा सौर पीवी सेल, ईवी बैटरी और मोटर के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन केंद्रीय बजट 2025-26 में मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, मध्यम और बड़े उद्योगों को कवर करने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की घोषणा की गई। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन 5 मुख्य क्षेत्रों पर जोर देता है, जैसे कि व्यापार करने में आसानी और लागत, मांग वाली नौकरियों के लिए भविष्य के लिए तैयार कार्यबल, एक जीवंत और गतिशील एमएसएमई क्षेत्र, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद, अतः कथन 1 सही है। मिशन स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण का भी समर्थन देगा तथा इसका उद्देश्य घरेलू मूल्य संवर्धन में सुधार करना और सीवीपीवी सेल, ईवी बैटरी, मोटर एवं नियंत्रक, इलेक्ट्रोलाइजर, पवन टरबाइन, बहुत उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन उपकरण और ग्रिड स्केल बैटरी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, प्रायः समाचारों में रहने वाला पद सागर द्वीप कहाँ स्थित है? ए पश्चिम बंगाल, बी ओडिशा, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, पश्चिम बंगाल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सागर द्वीप, जिसे गंगा सागर या सागर द्वीप भी कहा जाता है, गंगा डेल्टा में स्थित है जो बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय शेल्फ तक विस्तृत है। यह मुरी गंगा नदी द्वारा महिसानी द्वीप से अलग है, जो रेतीले समूह का हिस्सा है, जिसमें महिसानी और घोरामारा द्वीप शामिल है। सुंदरवन के बाकी हिस्सों के विपरीत सागर द्वीप में मैंग्रोव वन, बाघ आवास या छोटी सहायक नदियां नहीं पाई जाती हैं। यह द्वीप एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है, जहां मकर संक्रांति के साथ होने वाले वार्षिक गंगा सागर मेले के दौरान भारी भीड़ उमड़ती है। इस आयोजन को कुंभ मेले के बाद विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा मानव समागम माना जाता है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत वैवाहिक बलात्कार एक अपराध नहीं है, लेकिन एक महिला यौन शोषण, अपमान या गरिमा के उल्लंघन के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत अनुतोष की मांग कर सकती है। कथन 2, नवतेज सिंह जौहर मामला 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने सहमति से समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए आईपीसी की धारा 377 को आंशिक रूप से रद्द कर दिया। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, लेकिन कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 सही नहीं है। डी, कथन 1 सही नहीं है लेकिन कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वैवाहिक बलात्कार एक प्रकार की अंतरंग साथी हिंसा है, जिसमें पति पत्नी के बीच जबरन यौन संबंध या यौन उत्पीड़न शामिल होता है। यह भारत में अपराध नहीं है। यदि कोई दंपत्ति विवाहित है लेकिन अलग अलग रह रहे हैं, तो यदि उनकी पत्नी यौन संबंध के लिए सहमति नहीं देती है, तो पति बलात्कार का दोषी है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत वैवाहिक बलात्कार अपराध नहीं है, लेकिन एक महिला यौन शोषण, अपमान या गरिमा के उल्लंघन के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत अनुतोष की मांग कर सकती है, अतः कथन 1 सही है। नवतेज सिंह जौहर मामला 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने सहमति से समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए आईपीसी की धारा 377 को आंशिक रूप से अपास्त कर दिया, अतः कथन 2 सही है। भारतीय दंड संहिता धारा 375(2) के अनुसार एक पुरुष और उसकी पत्नी जो 15 वर्ष से कम आयु की नहीं है के बीच यौन संबंध या यौन क्रिया बलात्कार नहीं है।
भारतीय न्याय संहिता ने वैवाहिक बलात्कार के मामलों में पतियों के लिए प्रतिरक्षा बरकरार रखी है, लेकिन इंडिपेंडेंट थॉट बनाम UOI मामला 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अनुपालन करते हुए सहमति की आयु 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है। हाल ही में गोरखनाथ शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले 2019 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि यदि पत्नी 15 वर्ष से अधिक आयु की है तो पति पर उसकी सहमति के बिना भी उसके साथ बलात्कार या अप्राकृतिक यौन संबंध का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। अतः विकल्प बी सही है, क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, समाचारों में अक्सर देखा जाने वाला शब्द डीप स्टेट का सबसे अच्छा वर्णन किया जा सकता है। ए, नीति को प्रभावित करने और निर्वाचित अधिकारियों को कमजोर करने वाले अभिजात वर्ग का एक नेटवर्क है। बी, एक सरकारी नीति जो गहरे समुद्र में अन्वेषण और महासागरीय संसाधनों को नियंत्रित करती है। सी, एक प्रकार की राजनीतिक अभियान रणनीति जो सामाजिक मीडिया सहभागिता पर केंद्रित होती है। डी, पृथ्वी की गहरी भूवैज्ञानिक परतों से संबंधित एक वैज्ञानिक सिद्धांत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डीप स्टेट यह सरकारी, कॉरपोरेट और गैर सरकारी अभिजात वर्ग के एक संकर नेटवर्क को संदर्भित करता है जो अधिक शक्ति का प्रयोग, नीति निर्माण को नियंत्रित, निर्वाचित राजनेताओं को कमजोर तथा आम लोगों के हितों को विफल करते हैं। विदेशी सरकारें अपने हितों के आधार पर कुछ देशों में लोकतंत्र, मानवाधिकारों और उदार मूल्यों को बढ़ावा देने का प्रयास करती हैं, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सहकारी बैंक ऐसे वित्तीय संस्थान हैं जिनका स्वामित्व एवं संचालन उनके सदस्यों द्वारा किया जाता है जो बैंकों के ग्राहक भी होते हैं। 2. भारत में सहकारी बैंक संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियम या बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत होती हैं। 3. वित्त मंत्रालय बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के धारा 22 और 23 के प्रावधानों के तहत शहरी सरकारी बैंकों के बैंकिंग कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से विनियमित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सहकारी बैंक ऐसे वित्तीय संस्थान हैं जिनका स्वामित्व एवं संचालन उनके सदस्यों द्वारा किया जाता है जो बैंक के ग्राहक भी होते हैं, अतः कथन 1 सही है। किसी गांव या विशिष्ट समुदाय की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोग एकजुट होकर संसाधन एकत्र करते हैं तथा ऋण जैसे बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। भारत में ये संस्थान संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियम या बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत होते हैं, अतः कथन 2 सही है। शहरी सहकारी बैंक से तात्पर्य शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक सहकारी बैंकों से है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22 और 23 के प्रावधानों के तहत शहरी सहकारी बैंकों के बैंकिंग कार्यों को नियंत्रित किया जाता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से प्रभावित हो सकता है? 1. मोटर वाहन उद्योग, 2. स्वास्थ्य देखभाल, 3. निर्माण और बुनियादी ढांचा, 4. इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 4, सी केवल 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इसरो की अंतरिक्ष तकनीक का विभिन्न उद्योगों पर प्रभाव। मोटर वाहन उद्योग, वाहन दुर्घटनाओं को रोककर चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए प्रयुक्त एल्गोरिदम और सॉफ्टवेयर को वाहन सुरक्षा बढ़ाने के लिए संशोधित किया जा सकता है। स्वास्थ्य सेवा, 3D लिडार कैमरा का उपयोग जीवनशैली संबंधी बीमारियों की भविष्यवाणी करने के लिए सटीक शारीरिक माप या चिकित्सा निदान में उन्नत इमेजिंग समाधान के लिए किया जा सकता है। निर्माण और बुनियादी ढांचा, इसरो का NRCM 204 एक अत्यधिक संक्षारण प्रतिरोधी कोटिंग है जो धातुओं को अम्लीय संक्षारण समेत कठोर वातावरण से बचाता है। इसका उपयोग विनिर्माण में धातु संरचनाओं की सुरक्षा के लिए तथा मोटर वाहन उद्योग में वाहनों की क्षरण को रोकने के लिए किया जा सकता है। इसरो का बेंजोकाजीन बहुलक इलेक्ट्रॉनिक घटकों और मुद्रित सर्किट बोर्डों को समाहित करने के लिए उपयुक्त है। यह विभिन्न तापमानों पर स्थिरता और उत्कृष्ट अग्निरोधी गुण प्रदान करता है। लॉजिस्टिक्स और खुदरा, लिडार कैमरे का उपयोग पार्सल को सटीक रूप से मापने, पैकेजिंग को अनुकूलित करने और शिपिंग लागत को कम करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग बाजारों और कार्यक्रमों जैसे भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लोगों की गिनती करने,
भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा में सहायता के लिए भी किया जा सकता है। ऊर्जा और परिवहन। इसरो की लागत प्रभावी लिथियम आयन बैटरी प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने में तेजी ला सकती है तथा स्वच्छ एवं अधिक सतत परिवहन प्रणालियों को बढ़ावा दे सकती है, अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में समाचारों में चर्चित कोंडावेदुरु बांस, जिसे ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मूल रूप से पाया जाता है? ए. पूर्वी घाट, बी. पूर्वोत्तर घाट, सी. पश्चिमी हिमालय की तलहटी, डी. काठियावाड़ क्षेत्र। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।